जो व्यक्ति को घमंडी बनाती है से अच्छी है। एरोगेंट यानी घमंडी, घमंड हो जाए कि मैं सक्सेस हो गया। मेन चीज है कि आपको हम्बल रहना चाहिए, या परिस्थितियों में भी हम्बल। चलिए कल हमने शुरू किया था सूक्ष्म टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग में हमने डिस्कस किया था कल कि माइक्रो टीचिंग क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में माइक्रो टीचिंग का शुरुआत हुई थी। तो माइक्रो टीचिंग में हम की कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सिंपल करने का एक तरीका है, ये लेबोरेटरी टेक्निक्स है, जहां एक छोटा क्लास यूज किया जाता है और छोटा लेसन होता है। किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 6 मेन पार्ट्स होते हैं। तो पहला है इसका प्लानिंग, दूसरा है टीच, तीसरा है फीडबैक, और फिर उसी को रिपीट करते हैं। प्लानिंग, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। तो हम थोड़ा थोड़ा सब में डिस्कस कर देंगे। 2-2, 3-3 लाइन में लिखा दूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ज्यादा से तो ज्यादा, जिससे आपको पता रहा है। तो फर्स्ट इज द प्लानिंग। क्या वही लिखे जो हमने उसमें लिखा था प्लान। तो प्लान योजना जरूरी होती है, हर कार्य की योजना होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज objective of planning is to make a person, to make one aware of different component of skill related to the objective of planning is to make one aware of different component of skill related to the teaching। शिक्षण का सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य, सूक्ष्म शिक्षण के योजना का उद्देश्य, सूक्ष्म शिक्षण के योजना का उद्देश्य, सूक्ष्म शिक्षण के योजना का उद्देश्य शिक्षक को शिक्षण के विभिन्न दक्षता से, शिक्षक को विभिन्न दक्षता से अवगत कराना है। शिक्षण के विभिन्न दक्षता से अवगत कराना है। इसी में आप आगे लिख ले, बिफोर one student learn
effectively perform the teaching should master the different skill of teaching through short lesson. Before one plan to understand, learn and effectively perform the teaching, should master the different skill of teaching through short lesson. तो कोई भी व्यक्ति शिक्षण में आप आगे लिख लें, कोई भी व्यक्ति शिक्षण की प्रक्रिया को समझने, कोई भी व्यक्ति शिक्षण की प्रक्रिया को समझने, सीखने और प्रभावी उपयोग करने की योजना से पहले, प्रभावी उपयोग करने की योजना से पहले शिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शिक्षण के विभिन्न पहलुओं में छोटे शिक्षण कार्य के द्वारा दक्षता अवश्य प्राप्त कर ले। छोटे शिक्षण कार्य के द्वारा दक्षता अवश्य प्राप्त कर ले। यही है कि आप टीचिंग करने से पहले टीचिंग के जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जैसा मैंने कल बताया था कि टीचिंग के स्पेसिफिक स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे लेक्चरिंग है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है, टीचिंग द प्रॉपर टीचिंग एड है, समराइजिंग है या कंक्लूजन है। तो ये सब एक स्किल है टीचिंग का। तो कोई एक स्किल का प्रैक्टिस पहले करते हैं। जब एक स्किल में वो पारंगत हो जाते हैं तो फिर सब स्किल को एक साथ एक एक करके ऐड करके और फिर उसको सब स्किल को एक साथ ऐड कर देते हैं। दूसरा इसका तो अब दूसरा इसमें है कि पहले आपने प्लानिंग कर लिया कि कहां, वो तो प्लानिंग में होता ही है। तो टीच, अब टीच में क्या होता है कि टीचिंग के लिए क्या करना होगा? दी माइक्रो टीचिंग, दी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग Elements of micro teaching includes micro class or group,
दूसरा लेसन, तीसरा स्किल कंपोनेंट। आप आगे लिख ले, फिर हम हिंदी अगर इट इज द माइक्रो एलिमेंट, द माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट्स आर द essential feature of teaching, which systematically simplify the complexity of classroom teaching. The micro teaching includes the elements of micro teaching includes micro class, apply group, micro lesson, skill component. The micro elements are the essential feature of micro teaching, which systematically try to simplify the complexity of classroom teaching. सूक्ष्म शिक्षण के 3 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य 3 तत्व होते हैं। हो गया? सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य 3 तत्व होते हैं। यह फुल स्टॉप मार्क यह सूक्ष्म क्लास यानी सूक्ष्म कक्षा या समूह, यह सूक्ष्म कक्षा या समूह शिक्षण की तथा शिक्षण की दक्षता के अनेक भाग होते हैं। शिक्षण की दक्षता के अनेक भाग होते हैं। शिक्षण की दक्षता के अनेक होते हैं। ठीक है, आगे आप लिख लें। यह सभी तत्व ये सभी तत्व सूक्ष्म शिक्षण के आवश्यक अंग है, जो कक्षा की विषमताओं को, जो कक्षा में शिक्षण की विषमताओं को, जो शिक्षण की विषमताओं को, शिक्षण की विषमताओं को, शिक्षण की विषमताओं को
क्रमबद्ध तरीके से सरल करने की कोशिश करते हैं, जो कक्षा में शिक्षण की विषमताओं को सरल करने की कोशिश करते हैं। इसी में आप पैरा चेंज कर ले लिख ले, द ट्रेनिंग टीचर will now conduct a micro class training micro class containing 4 to 5 students with specific short lesson on any one skill 6 minutes. The training teacher will now conduct a micro class containing 4 to 5 students with specific short lesson concerning one skill for 6 minutes. अब ये प्रोसेस है, इसको पहले हिंदी में आप लिख लें कि प्रशिक्षु शिक्षक, ट्रेनिंग टीचर ही बोलते हैं, जैसे आप लोग अभी ट्रेनिंग टीचर है, तो प्रशिक्षु शिक्षक, प्रशिक्षु शिक्षक अब एक सूक्ष्म कक्षा, शिक्षक अब एक जिसमें 4 से 5 विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक अब एक सूक्ष्म कक्षा जिसमें 4 से 5 विद्यार्थी होते हैं को सूक्ष्म पाठ किसी एक शिक्षण दक्षता पर हुए पढ़ाता है 6 मिनट के लिए पढ़ाता है। ठीक है, तो 6 मिनट के लिए इस क्लास को पढ़ाएगा, इसीलिए तो अब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए सेशन का लंबा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक समय में हम केवल एक ही स्किल को चेक करते हैं। तो जैसा माइक्रो टीचिंग दिया है कि एग्जैक्टली 6 मिनट वो पढ़ाएगा। बट यहां एक ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर 4 या 5 ट्रेनिज होते हैं और आप 4 और 5 ट्रेनिज को 40 ट्रेनिज होते हैं, तो जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो शिक्षक कैसे सीखेगा? 4-5 को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्वालिटी आप लेक्चरिंग और ये, बट जो क्लासरूम का एक स्पेशल मैनेजमेंट होता है, सबको ध्यान देना, आई कंटेक्ट। हम माइक्रो टीचिंग में क्लासरूम में तो वहां एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्टूडेंट
या टीचर या क्लासरूम में क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है। कोई पूछ भी सकता है कि भाई जब 4-5 बच्चे हैं तो जब 40 बच्चों का क्लास होगा उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत आ सकती है। तो माइक्रो टीचिंग में उसका भी एक अलग से सेशन होता है। स्पेसिफिक क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो आ सकती है उसको स्टिमुलेट करते हैं और फिर उसको देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा अब हो गया। आज कोई डाउट? नहीं, माइक्रो टीचिंग तो ये पढ़ाने का तरीका तो नहीं है। ये माइक्रो टीचिंग एक तरह से आपको सिखाने का तरीका है, शिक्षण का तरीका है। हाँ, नॉन टेक्निकल भी है तो किसी के लिए हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं केवल, बट जनरली हम टेक्निकल में ही इसको यूज करते हैं। बीएड में तो मैंने देखा नहीं कि बीएड में कोई यूज करते होता है। अच्छा, हाँ होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल के लिए है, सबके लिए है। ये तो एक शिक्षण का तरीका है। जैसे ये पढ़ाना कैसे है अलग अलग हो। जैसे आप पहले प्रैक्टिस कर ले कि टाइटल से लेके इंट्रोडक्शन तक, फिर आगे हमने डिवाइड किया था, तो आगे नहीं चल पाया। प्रैक्टिस होगी तो उसमें आएगा। तो एक ही साथ 6-6 मिनट का ये सेशन होता है, तो 6 मिनट आप पढ़ाएंगे और इसके बाद अब तीसरा सेशन आपका हो गया, दूसरा टीच, अब तीसरा फीडबैक। तो अब आपका फीडबैक इसमें जो मैं नहीं लिखा रहा हूं वो आपको बता दे रहा हूं, जैसे कहा है वो तो ठीक है, उतना तो आप। तो फीडबैक इज अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। where trainees trainee teacher will get instant feedback on quality of his performance, quality of his, चलो अरबी लिख देता हूं, quality of his performance। Feedback is another essential essential feature of micro teaching, where training teacher will get instant feedback on quality of his her performance। फीडबैक का हिंदी प्रतिपुष्टि होती है। तो प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का, प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। सूक्ष्म शिक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है जहां प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षण की क्वालिटी, अपने शिक्षण की क्वालिटी तुरंत, अपने शिक्षण की क्वालिटी का तुरंत अवलोकन, गुणवत्ता, अपने शिक्षण की गुणवत्ता का तुरंत, अपने शिक्षण की
गुणवत्ता का तुरंत अवलोकन कर सकता है। इसी में आप आगे लिख ले, इट इज अचीव बाय वीडियो रिकॉर्डिंग दी टीचिंग सेशन achieved by video recording of teaching session and playing it back for it is achieved by video recording the teaching session and playing it back for feedback analysis. लिख ले, इस शिक्षण कार्य का वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे पुनः दिखाया जाता है जिससे प्रशिक्षु शिक्षक प्रतिपुष्टि में उसका विवेचना कर सकता है। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग क्लास, a normal micro teaching class is not that much complicated. जो नॉर्मल माइक्रो टीचिंग क्लास जो होता है या क्लासरूम अरेंजमेंट जो होता है वो इतना क्रिटिकल नहीं होता है। क्या करना होता है, जैसे हमने कहा था कि माइक्रो टीचिंग शुरू में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग इज ए लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। स्किल ऑफ टीचिंग इज ऑब्जर्व्ड सिंप्लीफाइड। हमने कहा था कि भाई एक माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की विभिन्न दक्षताओं का कि फिर क्लास लेते समय शिक्षक को परेशानी न हो या उसको पहले से उनको ज्ञात हो कि क्या क्या होता है। लेकिन एक नॉर्मल क्लास में, एक छोटा क्लासरूम है जहां पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा, माइक्रोफोन, एक यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन अगर है तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लाइब्रेरी, द माइक्रो टीचिंग सेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन ए क्लासरूम आल्सो हैविंग वन वीडियो कैमरा एंड यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन। तो एक यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन का उपयोग करके आप एक सिंपल क्लास जैसे यहां है, यहां भी आप उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहां पे जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें तो केवल जो टीचर होगा उसका वर्ड्स एंड एक्शन, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया ही रिकॉर्ड होती है। बट थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड सेशन आप देखें जहां पर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भी रिस्पांस उसमें रिकॉर्ड हो, तो 2 कैमरा और 2 माइक्रोफोन यूज कर लेते हैं और उसको स्पेसिफिक पोजीशन पर लगा देते हैं। एक वीडियो कैमरा टीचर का रिकॉर्ड करता है, दूसरा जो है टेनिस का रिकॉर्ड करता है। या आजकल जो फैसिलिटी जो लैब डेवलप करते हैं, आजकल एडवांस टेक्निक बहुत है, एक स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक होती है। तो स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक में साइमल्टेनियसली दोनों को रिकॉर्ड हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब फीडबैक सेशन होता है, जब रीप्ले किया जाता है, तो जब आपको मॉनिटर पर या स्क्रीन पर आ जाते हैं,
तो आप एनालाइज अच्छी तरह कर सकते। तो उसे हम कहते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन मेथड, या जैसे आप टेलीविजन में देखते होंगे, टीवी में, उधर में, कि एक ही में जैसे आप टीवी पे भी देखते हैं कि वो बोल रहे हैं और साइड में कोई एक पिक्चर या कुछ और भी साथ में दिखा देते हैं। एडिटिंग एक एडिटर की फैसिलिटीज होती है। तो जो एडिटर होता है कि जब बोल रहे हैं वही पिक्चर, जैसे नहीं कहते कि आजकल टीवी में जो वो 5 मिनट या 15 मिनट में जो 100 इंफॉर्मेशन या सूचनाएं देते हैं, न्यूज देते हैं, 10 मिनट में जो 100 देते हैं, हाँ फटाफट देखिए आप, जब वो बोलता है तो उसके बगल दिखा देता है, अलग नहीं होता। तो उसी तरह से जिस स्किल का हमें एनालिसिस करना है, तो जब टीचर उस स्किल का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हो या उस स्किल का शिक्षण कर रहा हो, तो उसी स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग का क्या रिस्पॉन्स है उसको उसी समय एडिट करके दिखा दिया जाता है। तो ये एक एडिटिंग की फैसिलिटीज होती है। ये कॉम्प्लेक्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक ही फ्रेम में आप दोनों कर सकते हैं। बट अगर यहां वो फैसिलिटी नहीं है तो ये दूसरा फीडबैक सेशन है। फीडबैक सेशन होता है। अब तीसरा सेशन क्या होगा? ये तो 3 हो गया, सॉरी, ये तीसरा सेशन फीडबैक सेशन, यानी एक सेशन कंप्लीट हो गया प्लानिंग, प्लान, टीच एंड फीडबैक, यानी एक आपने प्लान है, या केवल आज प्रश्न पूछेंगे आप, या केवल डिस्कशन पार्ट है, या समराइज करना है। तो जो पहले से वो पता रहा, तो पहले प्लानिंग करते हैं और अरेंजमेंट जो भी क्लासरूम का है और वीडियो कैमरा और ये सब अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद टीचिंग हो गया, उस रिकॉर्ड को रिप्ले किया जाता है। वो अपना खुद देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था। और इस पूरी प्रक्रिया को, यानी प्लानिंग, रिकॉर्डिंग और फिर रिप्ले की जो प्रक्रिया होती है, इससे टीचर खुद देखता है और वो परफॉर्मेंस था, वहां कहां कमी थी, क्या सुधार करने की जरूरत है। कई कई जो माइक्रो टीचिंग सेशन होता है, वहां एक टेक्नीशियन होता है, वो टेक्नीशियन उसको एक अलग से फीडबैक रूम ही होता है। तो फीडबैक रूम में मॉनिटर होगा, उस मॉनिटर पर फ्रेम के अंदर जो मैंने बताया स्प्लिट स्क्रीन के द्वारा या एडिटिंग के द्वारा उसको दिखाते हैं। और फिर टीचर जो है अपना भी एक्शन और रिएक्शन और साथ में विद्यार्थियों का भी रिस्पांस देख के ये पता कर लेता है कि मेरे स्किल में क्या कमी रह गई थी, कहां पे क्या कमी रह गई थी, जिसका मुझे अभी भी और सुधार करना है। अगली क्लास में जब मैं उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी प्रश्न पूछने का जो तरीका था छोड़ दिया था, उस स्टेप को मैं सुधार करूंगा। या समराइजिंग में क्या मैंने छोड़ दिया था, अगर समराइजिंग का स्किल है तो में केवल एक ही स्किल का वो करते हैं, फिर बाद में उसको कंबाइन कर देते हैं। फीडबैक में ही एक प्रोविजन होता है एक्सपर्ट्स का, जिसे हम सुपरवाइजर कहें या एक्सपर्ट्स का लें, भी साथ में होता है। इस पूरी प्रक्रिया को, जो प्लानिंग, टीच और रीटीच को, हम इसे हम कहते हैं अप्राइजल गाइड, द कंप्लीट प्रोसेस process of feedback analysis is known as कभी कभी आता है आपके ऑब्जेक्टिव में स्किल अप्राइजल,
स्किल अप्राइजल गाइडेंस। ट्रेनिज टीचर, फीडबैक फॉर्म होता है वहां पर, ऐसा नहीं कि ओरल होगा, एक रिटन फॉर्म होता है, हम आगे आएंगे फॉर्म पे क्या उसमें होता है और कैसे मार्किंग होती है, जो आपके एग्जाम में होगा। ऑलमोस्ट इसी बेस पे आपके एग्जाम में मार्किंग होती है। तो उसे हम कहते हैं स्किल अप्राइजल फॉर्म। तो उसे वो फॉर्म भी दिया जाता है कि भाई अगर आप 50 इतने मार्क्स आपको इस स्किल में मिले, और उसमें ये भी रहेगा कहां कहां आपकी कमियां, सुधार करना है। इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी टीचिंग के बाद जो फीडबैक होता है, फीडबैक के बाद जो विद्यार्थी को फॉर्म दिया जाता है, वो उस पर फिर वो मार्किंग करते हैं। तो उस मार्किंग को एग्रीगेट करके जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं स्किल अप्राइजल गाइडेंस। तो इसको आप हिंदी में लिखना चाहें, इस कंप्लीट प्रक्रिया को, यह कंप्लीट प्रक्रिया, यह कंप्लीट प्रक्रिया जिसमें यह संपूर्ण प्रक्रिया, यह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षु शिक्षक का, जिसमें प्रशिक्षु शिक्षक का कुशलता आकलन किया जाता है। प्रशिक्षु शिक्षक का उसे या उस परिपत्र को, यानी उस फॉर्म को, उस परिपत्र को मूल्यांकन, मार्गदर्शक, दक्षता मूल्यांकन, मूल्यांकन मार्गदर्शन कहते हैं। दक्षता मूल्यांकन मार्गदर्शन, यहां अप्राइजल सीट भी उसे बोलते हैं। इतना सिंपल में आप अप्राइजल सीट भी कर सकते हैं, और अप्राइजल सीट भी बना के देंगे अगर आपके यहाँ माइक्रो टीचिंग की जब प्रैक्टिस होगी, यहाँ कराया जाए। हाँ, तो यहाँ पे भी जब होगा तो आपको दिया जाएगा कि वो क्या। अब यहाँ पे ये दो गाइडेंस होती है, कहीं कहीं ये जो गाइडेंस है अप्राइजल गाइडेंस, ये तो जो स्टूडेंट से आपको दिए, तुम उन्हें मार्क दे दिया, वो दे दिया। इसके साथ साथ में एक एक्सपर्ट या सुपरवाइजर भी होता है, और सुपरवाइजर अपना अलग मार्किंग करता है। सीट होगी जो ट्रेनिज को दिया जाता है, बट सुपरवाइजर अपनी सीट होती है, वो सीट भी टीचर के फाइनल इवैल्यूएशन के लिए अटैच कर दिया जाता है। द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर, दोनों, यानी जो ट्रेनिज ने इवैल्यूएट किया था और जो एक्सपर्ट्स ने या सुपरवाइजर ने, या यहाँ आपके जो टीचर होंगे, टीचर इवैल्यूएट करेंगे, उन दोनों को फिर कंबाइन कर दिया जाएगा, और एक फाइनल क्वालिटी अप्राइजल जिसे हम कहते हैं कि टीचर का क्वालिटी अप्राइजल फिर वो बताते हैं कि भाई आपकी क्वालिटी में ये कमी है, आप यहाँ पे ये आई कट सब उसमें होता है। तो अब ये प्रक्रिया अब कंप्लीट हुई। अब टीच और फीडबैक। तो फीडबैक में तो मैंने कॉम्प्लेक्स बताया कि एक टेक्नीशियन होगा और रूम होगा, ऐसा यहां नहीं होगा। यहीं पर जो आपके पास वीडियो कैमरा जैसे जो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, इसी को आप प्ले कर दें, और जब टीचर पढ़ाता है तो वो सीट 2-4 लोगों को, 10 लोगों को या सबको दे सकते हैं कि उस सीट में आप भरे, और वो पॉइंट होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, किस पॉइंट पर आपको कितने मार्क्स किसने दिया है, तो वो फिर मार्क्स को एग्रीगेट करके कितने % आपको मिला और किस क्वालिटी में कहां पर कमी है उसका पता चल जाता है। ठीक है। अब इसके बाद चौथा आपका आता है, फर्स्ट है प्लान, सेकंड है टीच, थर्ड है फीडबैक, और चौथा को हम एक साथ कंबाइन करते, रीप्लान, रीटीच
री-फीडबैक। ये चौथा, पांचवा और छठवां सेशन है। अब इन तीनों के एक साथियों को वही रिपीट करना है, तो अलग अलग फिर से उसे टीचर में, अब इसमें आप लिख लें कि टीचर विल कंडक्ट बट सॉरी टीचर विल कंडक्ट सेम, ये छूट गया यहाँ, टीचर विल कंडक्ट सेम लेसन बट फॉर different trainees and try to improve the previous defect of skill. The teacher will conduct the same lesson but for different trainees and try previous defect, यानी वही लेसन जो पहले उसने कंडक्ट किया था, पढ़ाया था, वही लेसन वो पढ़ाएगा, बट ट्रेनिंग दूसरे होंगे, तो दूसरे ट्रेनिंग से वो फीडबैक देंगे। और अब पढ़ाते समय इस कमी पर अब शिक्षक दूसरे विद्यार्थियों को वही पाठ पढ़ाएगा, शिक्षक दूसरे विद्यार्थियों को वही पाठ पढ़ाएगा और पूर्व की कमियों में सुधार करने की कोशिश करेगा इसी में आप आगे लिख लें, दिस सेशन is also recorded. This session is also recorded and replayed to assess the level of improvement. The expert, आगे आप लिख लें, the expert may or may not present at this time. The expert may or may not present at this time. तो इस बार एक्सपर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये आप लिख लें कि दिस सेशन इज आल्सो, यानी प्रक्रिया का भी वीडियो रिकॉर्डिंग, शिक्षण प्रक्रिया का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके पुनः दिखाया जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया का भी पुनः रिकॉर्डिंग करके पुनः दिखाया जाता है, जिससे
जिससे पहले की कमियों को, जिससे दक्षता को दूर करने के स्तर का दक्षता के पहले के कमियों को दूर करने के स्तर का पता लगाया जा सके। फिर जो चाहेगा तो फिर रिपीट कर सकता है, प्रैक्टिस 2 बार होना चाहिए। तो ये आपका रीटेस्ट प्रक्रिया है, इसमें वो होगा या नहीं होगा वो तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस कंप्लीट आपके ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि माइक्रो टीचिंग के 6 टीच, प्लान, रीटीच, रीफेक्ट। अच्छा, अब इसमें है कभी टाइम फैक्टर्स भी होता है। जैसे प्लानिंग के लिए, इनिशियल प्लानिंग जो आप करेंगे उसके लिए 2 आवर्स टीचर को बताना होता है कि कैसे पढ़ाना। मतलब प्लान का 2 घंटे का टाइम है और टीच का 6 मिनट, फीडबैक का भी 6 मिनट ही होता है, जो उतना समय का जो रिकॉर्डिंग है तो उतने समय। रीप्लान का टाइम 12 मिनट का होता है। और रीटीच अगेन वही टाइम होगा, 6 मिनट। रीफीडबैक ये भारत स्किल में था, ये मेरे पास नहीं था, मैंने देखा भारत स्किल में ये। चलो आपने कभी भारत स्किल देखना, उसमें मिल जाएगा। टाइमिंग का दिया था। टाइम भी आ सकता है कभी, कितना टाइम किसमें है। तो प्लान का 2 आवर्स, टीच का 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान का 12 मिनट, रीटीच का 6 मिनट और रीफीडबैक का 6 मिनट। तो ये आपका तो मेन ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट है। हो गया? नहीं हुआ था? कौन सा नहीं हुआ था? चलो आप उनसे बगल से लिख लो। सॉरी, 6 मिनट है, सभी 6 मिनट है। केवल वो 2 घंटा पहले का प्लानिंग है और बाद का रीप्लान का 12 मिनट है। उसमें आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखें तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, according to the well established theory of learning। theory of learning अगर आप देखेंगे और theory of learning का अगर एडवांस वर्क ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आप पढ़ाएंगे और फिर ऐसे आप उसको रिपीट करेंगे। तो अभी तक एक टर्म यूज करते थे, द लर्निंग, यानी सीखने को सुदृढ़ करना। सेम माइक्रो टीचिंग में वो फीडबैक है। हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड आज के 50 साल पहले से ये थियरी ऑफ लर्निंग है। और आजकल जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है या कंप्यूटर लर्निंग है, बिल्कुल उसी के आधार पर ये माइक्रो टीचिंग है। और जो वहां पे आप या समराइज करते हैं जो लेसन को, क्यों करते हैं कि कोई डाउट हो जाए तो क्लियर हो जाए। कोई डाउट, यानी रीइंफोर्सिंग द लर्निंग, जो कुछ सीखे वो सुदृढ़ हो। तो रीइंफोर्सिंग पार्ट यहां पे फीडबैक है। reinforcing of the learning in the theory of learning is equivalent to feedback in the,
तो फीडबैक बीच में गैप रहेगा, नीचे वो 4-5 पॉइंट दिया रहेगा कि ये फीडबैक पार्ट है। इसलिए मैंने बता दिया कि जो ये लर्निंग का वहां था, यानी थियरी ऑफ लर्निंग जो मैंने आपको बताया है, लॉ ऑफ लर्निंग जो बताया है, उसमें रीइंफोर्सिंग मैंने कई बार बताया आपको रीइंफोर्सिंग क्यों करते हैं। तो रीइंफोर्सिंग पार्ट यहां पे जो है वो फीडबैक पार्ट है। और दोनों में समानता क्या है? दोनों कहते हैं कि सीखना तभी अच्छी तरह से प्रभावी होगा या शिक्षण कार्य तभी अच्छी तरह से प्रभावी होगा जब आप उस शिक्षण की संपूर्ण जटिलता को छोटे छोटे भागों में बांट के एक साथ, यानी एक समय केवल एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे और फिर सबको मिला दें। In the both, it is assumed that learning will be effective when the complete skill is divided into the small parts and only one part is taken at a time and whole. तो ये रीइंफोर्सिंग, तो ये रीइंफोर्सिंग आप याद रखिएगा। रीइंफोर्सिंग भारत स्किल में भी है, रीइंफोर्सिंग एंड फीडबैक दोनों के एनालॉजी है। चलिए अब हम आते हैं जो इसका अप्राइजल फॉर्म है, उसकी जो ग्रेडिंग है। एक तो हम पहला करेंगे जो कंप्लीट के लिए, यानी फाइनल सेशन के लिए आप उसमें केवल एक स्किल ही नहीं, आपकी टोटल देते हैं, प्रश्न कैसे पूछते हैं, समराइज कैसे देते हैं। तो जितने आपके स्किल्स हैं, तो जनरली हम 7, 8, 9 या 10 स्किल लेते हैं और उस पे फाइनल में जो आपका एग्जाम यहाँ होगा उसमें भी होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडिंग सीट। यहां पर हम ग्रेडिंग सीट करते हैं, वैसे उसे अप्राइजल सीट भी करते हैं। यह एग्जाम में आपको ग्रेडिंग सीट कहा जाएगा। तो ये ग्रेडिंग सीट होती है, उसमें मार्किंग करना होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, गुड, बिलो एवरेज, इनडिफरेंट। तो ये आपके होते हैं ग्रेडिंग सीट में। कहीं कहीं आउट या दूसरी एक ग्रेडिंग सीट में दोनों में से कोई हो सकता है, इसलिए मैं दोनों आपको, आउटस्टैंडिंग का 5, वेरी गुड का 3, एंड बिलो एवरेज। तो कहीं कहीं पर गुड केवल एक यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का चेंज है, बट क्वालिटी तो वही है। एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग या एक्सेलेंट एक ही बात है। 5, 4, 3, 2 और ये सीट होती है। सीट में नीचे लिखा होता है नेम ऑफ द कोर्स, name of the course, duration of the course, and name of the course, duration of the course, name of the participant and roll number। ये जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। हो गया?
चलिए अभी कोई लिख नहीं है, लिख लो आप, लिख लो। नेम ऑफ द कोर्स और ड्यूरेशन, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, रोल नंबर। सबका इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो बट मेन चीज है, हो गया। हो गया। ये सीरियल नंबर, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, रोल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ परफॉर्मेंस प्रोफाइल और रोल नंबर होता है। इस सीट में 4, 5, 6 जितने भी, तो एक्सपर्ट्स का उसमें एक ही सीट में जितने से आप 40 लोग हैं तो 40 लोगों का में आ जाता है। इसको चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर रोल नंबर इधर कर देंगे, रोल नंबर और परफॉर्मेंस प्रोफाइल ऊपर कर देंगे। तो परफॉर्मेंस प्रोफाइल यानी कार्यकुशलता का, यानी जो मापन हम करेंगे, कार्यकुशलता का प्रारूप यानी परफॉर्मेंस प्रोफाइल। इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर, ये इससे आगे होगा, हैज ट्रेनीज, ट्रेनीज ऐसा नीति का ये तो होगा, हैज ट्रेनी इंस्ट्रक्टर, यहां पर स्ट्रॉफियस कर दी, हैज ट्रेनी इंस्ट्रक्टर। अब जैसे पहला है, prepare the trainees, prepare the trainees to participate introduce the lesson properly, prepare the trainees to participate, यानी यहां से पूरा होगा, hire the trainees instructors, prepare the trainees to participate and introduce the lesson properly। introduce the lesson भी कर सकते, नहीं तो पूरी स्टाफ भी मैंने लगा दिया है। Instructor introduce the lesson properly, prepare the trainees to participate। इसका आप हिंदी लिख ले, ये तो आप लिख लिया। क्या इसका हो जाएगा, क्या प्रशिक्षु अनुदेशक ने, यहां पर आप लिख ले, क्या प्रशिक्षु अनुदेशक ने करके डैश कर दीजिए, क्या प्रशिक्षु अनुदेशक ने, ऊपर, क्या प्रशिक्षु अनुदेशक ने विद्यार्थियों को शिक्षण में सहभागिता के लिए
विद्यार्थियों को शिक्षण में सहभागिता के लिए तैयार किया। पाठ का अच्छी तरह बताया। पाठ का अच्छी तरह बताया। हो गया। प्रेजेंटेड द लेसन प्रॉपरली। प्रेजेंटेड द लेसन प्रॉपरली। मैं इसमें यहां तक लिख देता हूं। प्रेजेंटेड द लेसन प्रॉपरली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब ये भी यही होगा। हैज द ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर प्रेजेंटेड द लेसन प्रॉपरली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्रेजेंटेड द लेसन प्रॉपरली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हिंदी में आप इसको लिख लें। पाठ को अच्छी तरह प्रस्तुत करके, पाठ को अच्छी तरह प्रस्तुत करके उद्देश्य प्राप्त किया। पाठ को अच्छी तरह प्रस्तुत करके उद्देश्य को प्राप्त किया। पाठ को अच्छी तरह प्रस्तुत करके उद्देश्य को प्राप्त किया। हो गया। तो इसको मिटा दें। अब आप, मैं तीसरा लिखता जाता हूं, उसे में आप आगे लिखते जाइए। जो है स्ट्रेस द की पॉइंट, स्ट्रेस द की पॉइंट clarify the doubts। ये भी उसी से शुरू होगा। हैज द ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्ट्रेस द की पॉइंट एंड क्लैरिफाई द डाउट्स। स्ट्रेस द की पॉइंट एंड क्लैरिफाई द डाउट्स। मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह बताया। मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह बताया, संदेह को दूर किया। मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह बताया तथा संदेह को दूर किया। सिक्योर द interest secure the class interest of learning till last। secure the class interest of learning till last। secure the class interest secure the class interest of learning till last। till last, पाठ के समापन तक। पाठ के समापन तक विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखा। पाठ के समापन तक विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखा। पाठ के समापन तक विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखा।
sorry, plan and use plan and use listening technique. Plan and use proper questioning technique. प्रश्न पूछने के उचित तरीके का उपयोग किया। प्रश्न पूछने के उचित तरीके का उपयोग किया। प्रश्न पूछने के उचित तरीके का उपयोग किया। Use the teaching aid. Use the teaching aid. Of need. Use the teaching aid properly at the time of need. आवश्यकता के समय या आवश्यकता के अनुसार लिख लें। आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार पठन सहायक सामग्री का उचित उपयोग किया। आवश्यकता के अनुसार पठन सहायक सामग्री का उचित उपयोग किया। अथवा पॉइंट recapitulate the lessons for conclusion. Recapitulate the lesson properly for conclusion. Recapitulate the lesson properly for conclusion. समापन के लिए सारांश। समापन के लिए पाठ का सारांश अच्छी तरह बताया। समापन के लिए पाठ का सारांश अच्छी तरह बताया। पढ़ाते समय जो आदत है, आदत लिख ले। दृष्टिकोण और आचरण। दृष्टिकोण और आचरण, वॉइस एंड डिलीवरी। गति, आवाज और गति, वॉइस एंड डिलीवरी सही है कि नहीं है? तो आवाज एंड बोलने की गति। लास्ट 10वां पॉइंट, डेक्सटरिटी। डेक्सटरिटी का मतलब होता है निपुणता। अब ये निपुणता है सेल्फ की। निपुणता में 3 चीजें हम देखते हैं जनरली। फेशियल एक्सप्रेशन,
गेस्चर, और तीसरा होता है हैंड एंड आई सिग्नल। फेशियल एक्सप्रेशन, सॉरी IOL, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पोस्चर, सिग्नल। तो टेक्सटाइलिटी का मतलब निपुणता, जैसा मैंने बताया। फेशियल यानी चेहरे के हाव भाव, चेहरे का हाव भाव। दूसरा गेस्चर एंड पोस्चर यानी शरीर की आकृति, शरीर की आकृति और प्रारूप, शरीर की आकृति और प्रारूप, जैसे हाथों का जो संकेत हो ऐसे कर लें, इसे गेस्चर और पोस्चर करते हैं। हैंड एंड सिग्नल, हाथ और आंखों के संकेत, संकेत, हाथ और आंखों के संकेत। फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर आपके, ये सब भी है। तो ये फाइनल सीट है एक्चुअली, जहां आप हाथ तथा आंखों के संकेत, हाथ तथा शरीर के आकृति तथा प्रारूप और चेहरे के हाव भाव। चेहरे का एक हाव भाव होना चाहिए, बिल्कुल सपाट चेहरा ना हो पढ़ाते समय, तो अलग अलग चेहरे का भाव का होना चाहिए। तो ये हो गया, मिटा दें? हाँ प्लीज। दूसरे वाले साइड में रोल नंबर लिखा है ना, अब यहाँ आप लोग 40 है ना, 10 पॉइंट पे 30 लोगों का हमें इवेल्युएशन, उसी सीट को 30 लोगों के लिए आप पढ़ा के चले गए, दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आए, तो हर बार विद्यार्थी को सीट न बांटना पड़े, वही सीट। और ऐसा नहीं 6 मिनट तो पढ़ाना है, तो एक पढ़ाएगा, होता है ना 10, 12, 15 लोग पढ़ा, फिर उसको रिकॉर्ड को रिप्ले किया जाता है। सीट में वो रोल नंबर लिखा रहता है कि सबके सामने वो मार्किंग, उसका सीट है। तो इससे अच्छा एक सीट, एग्जाम में भी तो आपका ऐसा होता है, फाइनल एग्जाम में एक सीट में रहेगा, और जो एक्सपर्ट रहेगा उसी सीट में सबकी मार्किंग कर देता है। नहीं रोल वहां मार्क्स देना है। हाँ ये तो जो रोल नंबर मैंने लिखा है ना यहाँ, रोल नंबर, तो रोल जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, सपोज 1, 2, 3, अब ये यहाँ पे 10 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट पे क्या नंबर है वो यहाँ नंबर दे देगा, दूसरे का नंबर अब के लिए दे देगा, फिर इसको दे देगा, तो वो सबके नंबर इसी तरह से, तो उसका सबका नंबर उसमें आ जाएगा, सभी नंबर्स उसमें आ जाएंगे। इसमें भी 20, 25, 30, 40 लोग हैं, एक ही सीट में सबका वो असेसमेंट यानी ग्रेडिंग या अप्राइजल एक ही सीट में हो जाता है। और फिर उसको आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो 40 लोगों को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर आप रिप्ले करते हैं। रिप्ले करेंगे, यहाँ भी होगा, आपको जरूर माइक्रो टीचिंग तो कराएंगे, 1-2 सेशन तो कराएंगे ही, और हो सकता है आपको फिर लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में अगर हो गया तो ITI में भी ले जाएंगे, एक्चुअल क्लास में आप जाके पढ़ाना अपने ट्रेड का। ITI तो इसलिए थोड़ा सा तैयारी कर लेना कि कैसे पूछना है, क्या करना है, तो अपना तैयारी कर लेना।
ये तो आपका फाइनल सेशन है, यानी नहीं सभी स्किल कंबाइंड है इसमें। जैसे कि आपने जैसा पहला पॉइंट जैसे है कि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेकंड पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, थर्ड पॉइंट है जैसे स्किल स्ट्रेस द की पॉइंट, यानी रिपीट किया कि नहीं प्रेजेंटेशन में। चौथा पॉइंट है क्लासरूम इंटरेस्ट, यानी मोटिवेशन का पार्ट है कि मोटिवेशन अच्छी तरह से आपने बताया कि नहीं, तो वो उसमें होता है, मोटिवेशन का पार्ट है। टीचिंग एड आपने प्रॉपरली यूज किया कि नहीं, क्वेश्चन आपने पूछा कि नहीं, समराइज किया कि नहीं, एंड प्लस जो लास्ट के इंडिविजुअल पॉइंट है, मतलब वो टीचर्स के लिए है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, मैनर, गेस्चर एंड पोस्चर्स, एटीट्यूड्स, तो इन सब के लिए वो पॉइंट्स है। डेक्सटेरिटी जिसे कहते हैं, खुद की निपुणता, उसके लिए होते हैं। अब जैसे यहां पर जब प्रैक्टिस किसी एक स्किल का, स्पेसिफिक स्किल का करते हैं, तो उसके लिए भी स्केलेटिंग शीट का आप यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्किल का, यानी जैसे आप जानना चाहते हो डिलीवरी, यानी आवाज की तेजी, या प्रिपरेशन, या क्वेश्चनिंग, या ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कोई स्पेसिफिक है, तो उसके लिए भी आप इस शीट को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सॉरी, तो इस वही होगा परफॉर्मेंस प्रोफाइल। ये फॉर्मेट इसमें बहुत कम है, ये प्रोफाइल हो जाएगा और यहां रोल नंबर आ जाएगा, और ऊपर का जो मार्किंग है आउट 5 4 3 2 ये वो ही रहेगा, वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं इसमें लिखता जाऊं डिलीवरी, गलत हो गया, डिलीवरी का मतलब जैसे वॉल्यूम या कितना पढ़ा डिलीवरी है, यानी आवाज की तीव्रता क्या है, कितना तेजी बोला, कम बोला, तो डिलीवरी। रेट एंड स्पीड, आवाज का ये भी है कि आप वो देखना चाहते हैं, रेट एंड स्पीड। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं, पर्पस, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। यहां हम पर्पस को जनरली टीचिंग में कारण से लेते हैं कि क्या कारण आज पढ़ाने का है, किस प्रैक्टिस के लिए पढ़ा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव का होता है क्या मिलेगा। नहीं तो जनरली पर्पस ऑब्जेक्टिव ये होता है, बट यहां पर टीचिंग में ऑब्जेक्टिव और पर्पस उच्चारण आप देखना चाहते हैं कि शब्दों का उच्चारण कैसा, तो उच्चारण के आप अगर करना चाहें, इन्यूमरेशन, कनेक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स। गणना एक तरह से होता है, गणना या सूची बनाना शाब्दिक अर्थ इसका, बट जो एक दूसरे से हम जोड़ते हैं उसको हम इन्यूमरेशन कहते हैं। और रिथम, RYTHM, रिथम यानी लय, आवाज की जो लय है वो कैसी है, ल य नहीं, रिथम, RYTHM, रिदम, हाँ रिदम ही बोलते हैं उसे। तो रिदम ये आपके आवाज की जो लय है उसका आप करना चाहते हो टेस्टिंग, उस पर मार्किंग देना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। हो गया। अच्छा इसकी हिंदी, सॉरी, चलो ठीक है। डिलीवरी यानी इसका डिलीवरी का आप लिख लें कि उसका पढ़ाने की बोलने की गति, बोलने की गति, बोलने की गति, ये बोलने की दर और तीव्रता, बोलने की दर दूसरा, बोलने की दर
ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, पर्पज यानी कारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, यून्यूमरेशन जोड़ना या एक साथ मिलाना, सूचीबद्ध करना, आप ऐसा लिख लें, सूचीबद्ध करना, रिथम लय। हो गया? कोई छूट गया? तो आप आगे लिखते जाए, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा, लिखता जाता हूं बॉडी लैंग्वेज, इसमें आगे आप लिखते जाओ, इसमें सब आई कांटेक्ट देखना, आंखों का मिलाव, सीक्वेंसिंग करना, सीक्वेंसिंग क्रमबद्ध करना, टाइम, इतना समय, समय में आपने समापन किया कि नहीं देखा जाता है, जितना समय दिया गया उतने समय आपका कंप्लीट पार्ट खत्म होना चाहिए। समय, पोस्चर यानी शरीर की आकृति जो आप बनाते हैं हाथ या पैरों के द्वारा, शरीर की आकृति, अपीयरेंस, कैसा देखते हैं अपनी, दिखना, अपीयरेंस कैसा आप दिखते हैं, वेल एंड टाइडी ड्रेस, मैंने बताया था पहले चैप्टर में। तो अपीयरेंस उसका होता है गेस्चर, बॉडी का प्रारूप, आचरण, असेंट, असेंट को कहते हैं आरोहण, ये भी आवाज से संबंधित है, यानी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह से उसी शब्द को बोलते हैं, उसे हम असेंट कहते हैं, यानी आरोहण। कोई उसी शब्द को ज्यादा देर तक बोलेगा, कोई जल्दी उसको खत्म कर लेता है, इस हिसाब से उसे आरोहण कहते हैं, असेंट। एक्सप्रेशन तो आ गया होगा, खत्म नहीं हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन तो मैंने आपको अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए ये बॉडी लैंग्वेज में सब एक तरह से आ जाता है, अगर देखें तो फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट मैंने लिखा, बट ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर सब आ जाते हैं। एक तरह से आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज में जो छूट जाएगा वो सब बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाने में, फेशियल एक्सप्रेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तरह से जो मेन पॉइंट था इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है विभक्ति, जो आप कोई ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, विभक्ति दो शब्दों के जोड़ को जो बनता है, ऐसा कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो तो इन्फ्लेक्शन, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, ऑडियंस रिस्पॉन्स, ऑडियंस का यहाँ जब क्लास में होगा तो ये ट्रेनिंग के लिए होगा, ये जनरल पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी है। तो ट्रेनिंग रिस्पॉन्स,
विद्यार्थी की अनुक्रिया, विद्यार्थी का क्या है, विद्यार्थी की अनुक्रिया, द ऑडियंस रिस्पांस, प्रिपरेशन आपकी तैयारी, चलो आपने कह दिया तो ये भी लिख देता हूं, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, समरी, कंक्लूजन, समापन। ये स्पेसिफिक पॉइंट इसमें और भी अगर आपको जोड़ना चाहेंगे, नहीं आज हम केवल ये जैसे लेक्चरिंग है, डिस्कशन है, लेक्चर टीचिंग एड है, मैंने इसमें नहीं लिखा है कि आज केवल हम टीचिंग एड ही आप कैसे यूज करते हैं उसका करते, तो ये आप यूज करते हैं, पॉइंट्स हैं 6 मिनट के लिए कि केवल टीचिंग एड पर ही आप बताओ कि टीचिंग एड जब यूज करना है तो उसको आप यूज करो और एक्सप्लेन करो, बस टीचिंग एड का है, या केवल डिस्कस करना है, जैसे टीचिंग एड है, लीडिंग डिस्कशन है, समराइजिंग है, या सारांश बताना, तो जो एप्लीकेशन पार्ट है या टेस्ट पार्ट है वो आप केवल चेक करना चाहते हैं, लेसन प्लान इसमें आ जाएगा, वो बहुत पॉइंट्स आ सकते हैं, पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया है जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो ये आप कोई डाउट है इसमें? अब इसको आप खुद करोगे तभी डाउट नहीं लगेगा, जब आप खुद लेकिन करना शुरू करेंगे तब डाउट आएगा आपको। हाँ, ये खत्म हो गया आपका। माइक्रो टीचिंग में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब वो तो आप निर्धारित करोगे कि सब समझ गए या चलिए अभी आधा घंटे का टाइम है तो इसको यूटिलाइज करें, समय बहुत बहुमूल्य है, समय बहुत जरूरी है। तो अगला हमारा है कम्युनिकेशन, इसी का हाँ, नया चैप्टर नहीं है भाई, इसी चैप्टर का पार्ट है, नया चैप्टर शुरू होगा इस अगले हफ्ते। इस हफ्ते अभी कम्युनिकेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, उसके बाद लिसनिंग, 3 चीज इसमें और बचा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन में ये खत्म कर दें, अभी 3 दिन और है। तो कम्युनिकेशन है तो हिंदी में कहते हैं संप्रेषण, इसकी कुछ परिभाषाएं हम लिख लें। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ communication is the process transmitting facts, feeling, idea and belief from one person to other person. Is the process of transmitting facts, feeling, idea and belief from one person to other person. From one person to other person.
हिंदी में आप लिख लें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना भी कर सकते हैं, सूचना अनुभूति विचार और विश्वास, सूचना अनुभूति विचार और विश्वास व्यक्ति तक लिखा ऊपर में। हाँ, विचार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। भेजना, ट्रांसमिट का मतलब भेजना होता है, ट्रांसफरिंग का मतलब स्थानांतरण करना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरा तो रिसीव करेगा, तो जब वो रिसीव नहीं करेगा तो स्थानांतरण कैसे होगा? सिंगल बंदे में कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, तो सिंगल तो नहीं है भाई, बिटवीन द टू है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स, फीलिंग, आइडिया एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये कम से कम दो से ज्यादा तो हो ही सकता, बट कम से कम दो। तो ट्रांसफरिंग भी कह सकते हैं, ट्रांसमिटिंग की जगह ट्रांसफरिंग भी आ सकता है। दोनों का मतलब सेम ही है कि एक ट्रांसमिट करेगा यानी एक भेजेगा, दूसरा उसे रिसीव करेगा, चाहे जो भी है। तो दूसरा उसी पॉइंट पे मैं आ ही रहा था। चलिए, कम्युनिकेशन, हाँ, दूसरा डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग द थॉट्स one person to other person. Communication is transferring the thought from one person to other person. एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति का विचार यानी सोच, थॉट को सोच भी लिख सकते हैं, विचार भी कोई बात नहीं। एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को संप्रेषण कहते हैं। एक और लिख लीजिए, कम्युनिकेशन इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस telling, listening, the information. The systematic and continuous process of telling, T-E-L-L-I-N-G, telling, listening and understanding the information. हिंदी में आप लिख ले, सूचना को व्यक्तियों के मध्य
समझने और सुनने, सूचना को व्यक्तियों के मध्य कहने, समझने और सुनने की, सूचना को कहने, समझने और सुनने की क्रमबद्ध तथा या सुनने की क्रमबद्ध तथा सतत प्रक्रिया को, क्रमबद्ध तथा सतत प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। सतत प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आर बिटवीन टू, वाला हो, एक तरफ से भी होता है कि मैं बोलता जा रहा हूं, रिस्पांस देते हैं, तो भी तथ्य, कोई सूचना, कोई फैक्ट, कोई आइडिया, इंडिविजुअल, कोई कंटेंट, कुछ भी व्यक्तियों के बीच भेजने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं वो तो खैर कम्युनिकेशन, हाँ वो भी कह सकते हैं, बट वो ट्रांजैक्शन होता है। मैंने जो ट्रांजैक्शन बताया था वो पार्ट होते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पांस। कुछ याद है? सब लिख के रखा हुआ है केवल कभी, यानी आपने कुछ कहा तो दूसरा उसका, अब वो जैसे मैंने कहा कि ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, अब आप बगल वाले को नहीं जानते तो पूछेगा भाई आप कौन हैं, वो भी आपसे पूछेगा भाई आप कहां जा रहे हो, फिर आप बताओगे। तो ये स्टिमुलस एंड रिस्पांस ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो और कम्युनिकेशन में ये होता, पूछूंगा तो आप जवाब देंगे उसका, तो ये कम्युनिकेशन हो, एक प्रोसेस ऑफ, इसे हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और केवल आप सुनते रहे तो प्रेजेंटेशन हो गए, और जो आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं वो उसे हम परिचर्चा या डिस्कशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वहां भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो कम्युनिकेशन ये है जिसे हम क्लासरूम, इसीलिए इसका नाम ही है क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि क्लास में जो संप्रेषण होता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, होगा जो भेजता है, सेंडर, भेजने वाला, बटन से जो भेजेगा तो रिसीव भी करेगा, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सीमेंटिंग, सीमेंट, फिनल, मिशन, सिग्नल रिसीविंग, मीडियम, सिग्नल ये कर सकते हैं, मीडियम एंड चैनल, ये प्रेजेंटेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो एलिमेंट, वहां भी तो कम्युनिकेशन होता है ना। अभी हम आ रहे हैं, पहले आप लिख लो। अभी हम बताएंगे कि ये क्लासरूम कम्युनिकेशन में कहा, आपने सही कहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स जब आप लिखेंगे तो उसको छोड़ नहीं सकते, तो सब आएगा उसमें। क्लासरूम में क्या यूज हो,
अब ये 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 ही आता है, क्लासरूम में 4 से ज्यादा नहीं आएगा। बट जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल रिसीविंग, मीडियम एंड चैनल। मीडियम एंड चैनल, अब सेंडर यानी भेजने वाला, हिंदी में आप लिख लें, सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला, जो उसे प्राप्त करता है, भेजने वाला। इनकोडिंग का कहते हैं संकेतिक भाषा जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक में होता है, ऐसे नहीं है, सांकेतिक भाषा जो यूज करते हैं, संकेत, ये है उसका सांकेतिक भाषा का डिकोड, उसी को डिकोड करते हैं, यानी क्योंकि जो आप भेजते हैं तो ऐसे जो आप बोल देते हैं वो तो सीधा उस जगह से इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज होता है। जैसे आप टीवी में भी जो देखते हैं तो जो कंप्रेस करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, फिर भेजते हैं, तो जो भी इनकोडिंग है फिर उसका यहाँ डिकोड करते हैं। मतलब शब्दों का, सिमेंटिक का मतलब होता है जो शब्द, शब्दार्थ की जो ध्वनि सुनाई देती है, बैकग्राउंड नॉइज है, हाँ, जो आप सिग्नल रिसीव करते हैं, जो आप सिग्नल रिसीव करते हैं, कुछ परसेंटेज उसमें डिस्टार्ट भी हो जाता है, तो ठीक है, वो तो होता ही। सिग्नल ट्रांसमिशन, अब एंटीना या कैसे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल यानी संदेश को भेजना, संदेश को रिसीव करना, और किस माध्यम से भेज रहे हैं। तो जैसे कौन का बैंड है, आप रेडियो में सुनते हैं कि इस बैंड पे रेडियो मिर्ची आ रहा है, नहीं, वो तो एक क्वालिटी है, वो एलिमेंट्स नहीं है, फेडिंग हो गया, डिस्टर्शन हो गया, अन्य नॉइज इसके है, सीमेंटिक नॉइज उसके पार्ट है, उसके साथ चलता है, नहीं कर सकते, नॉइज को आप अलग नहीं कर सकते, इसके साथ ही चलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, कुछ न कुछ, टीवी भी खोलेंगे तो नॉइज आएगा, तो ये है। अब ये टोटल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बट हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में केवल ये है, सिमेंटिक नॉइज है, सिमेंटिक सेक्शन, बस ये 4 ही होते हैं। कुछ व्यवधान जो होते हैं वो करते हैं, वो सिमेंटिक सेगमेंट होता है, यानी जो मैंने बोला उसका क्या अर्थ होगा, क्या आपने वही रिसीव किया या कुछ उसमें गया, कुछ आपने दूसरा रिसीव किया, जरूर नहीं कि जो बोला गया हो वही आपने रिसीव, थोड़ा सा डिस्कशन भी हो सकता है, इसीलिए सिमेंटिक्स है। नहीं तो मेन तो 2 है, सेंडर और रिसीवर, जो बोला आपने प्राप्त किया, बीच में कुछ व्यवधान है, और जो मैंने बोला क्या सोच के वो सेक्शन जुड़ जाते हैं, सिमेंटिक नॉइज और ये, अन्यथा ये 2 ही मेन है इसके क्लासरूम कम्युनिकेशन, 2 ही पार्ट। ये सब 2 तरह का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। औपचारिक और ये है अनौपचारिक। जो अभी चल रहा है वो फॉर्मल है, मेरे जाने के बाद जो चलेगा वो अनौपचारिक होगा। वो अनौपचारिक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। समझेंगे, बट उसका यहाँ अर्थ नहीं होगा। तो ये तो आप समझते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मीडियम, सॉरी चैनल, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन।
या कोई शॉर्ट टर्म में अक्सर या उसमें एग्जाम में भी आता है, इसलिए तो क्या चैनल है, मार्ग, माध्यम कैसे आप चलते हैं, तो अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, और इसमें दो और होते हैं, ग्रैपवीन, GRAPEVINE, ग्रैपवीन, और एक है कंसेंसस, CONSES। ये इसका पार्ट है, इसके नीचे सेन एन छूट गया, सॉरी, कंसेंसस, SUS, सहमति, CONC होगा या S होगा, CONC होगा, कंसेंसस C होगा यहाँ पे, CONCENSUS, कंसेंसस, कंसेंसस, ग्रैपेवी। तो ये आपके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ग्रैपेवी एंड कंसेंसस। तो जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन है, नीचे से ऊपर जाता है, देख ले कि जो आपके टीचर होंगे या JTA है, फिर ट्रेनिंग अफसर है, फिर ADT है, फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, कम्युनिकेशन होता है। जनरली ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसी को आप रिवर्स कर दें कि डायरेक्टर जो है ज्वाइंट डायरेक्टर को, ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी अफसर JTA को बताए तो डाउनवर्ड हो। सीनियर जूनियर से बात करता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या डाउन कुछ आदेश दे रहा हो, कुछ बता रहा हो, कुछ ये रिटर्न, ये दोनों तरह से हो सकता है, तो भी हो सकता है कि लिखित आदेश भी हो सकता है या मौखिक भी बताया जा सकता है। तो लिखित और मौखिक दोनों तरह के, रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं। तो डाउनवर्ड या दो या कुछ स्पेशल डिस्कशन, किसी ऑफिशियल मैटर पर डिस्कशन कर रहे हूं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है, इट इज नॉट एड्रेस टू एनीवन बट फॉर ऑल। जैसे कोई गवर्नमेंट का गजेट है, ये ऊपर से हमेशा, यानी भारत सरकार का कोई गजेट है, अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए होगा, या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए होगा, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगा। तो एक स्पेसिफिक, जो आप कभी कभी पेपर में देखते होंगे ना, जो गैजेट, जो मतलब वो छपता है कि जिन बैंक से लोन लिया है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बैंक उनको एक पेपर में वो निकालता है, या मोर्टगेज कर देंगे, या आपकी प्रॉपर्टी को जो है नीलाम करें, नीलामी की जो सूचनाएं होती हैं वो सब इस कैटेगरी, मतलब ये किसी स्पेसिफिक को एड्रेस नहीं होती। ये मतलब ऊपर किस कोई अधिकारी या कोई बड़ा, या भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि इसको इश्यू करता है, इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं।
हाँ, राष्ट्रपति से होता है। राष्ट्रपति से जो जो गवर्नमेंट के जितने भी गजट निकलते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट से निकले उसमें लिखा ही रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये सरकारी विज्ञप्ति के जो भी आगे का रहेगा। ग्रेपेविन जो होता है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे वर्टिकल को तो हमने बोल दिया कि आपस में जो ट्रेनिंग होता है, जैसे आप वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये किसी एक विशेष को निर्देशित नहीं होता है। यह सूचना सर्वमान्य के लिए है। यह सूचना सर्वमान्य के लिए है, किसी विशेष के लिए निर्देशित नहीं होता है। सरकारी तंत्र के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए या सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हें देखिए, इसलिए ये दिया जाता है। ठीक है। ग्रेपेविन का मतलब होता है एक तरह से इनफॉर्मल। ग्रेपेविन क्या है? हो गया, चलो अच्छा इसको खत्म कर लेते। ग्रेपेविन को हम कहते हैं अफवाह, रूमर। इट इज ए काइंड ऑफ रूमर। अब ये इट इज ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यह एक औपचारिक संप्रेषण है। पहली एनी चैनल, ये किसी चैनल को फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करता, ऊपर नीचे सबके पास ही पहुंच जाती है सूचना। तो कोई चैनल इसमें नहीं है, किसी माध्यम का अनुसरण नहीं करता है। और इट इज ए काइंड ऑफ रूमर्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ और गॉसिप। कुछ गॉसिप, हंसी मजाक या रूमर्स भी हो सकता है, या अफवाहें होती है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी समुदाय में अक्सर देखिए जो लड़ाई हो जाया करती है दो समुदायों के बीच में, तो कोई न कोई रूमर्स तो आता ही नहीं है। तो ये इनफॉर्मल चैनल है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। किसी चैनल को ये फॉलो नहीं करता है और एक तरह से ये गॉसिप और रूमर्स ही होते हैं जो हर जगह विद्यमान, हर जगह है। इसमें बताने ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, इन पॉइंट इसमें आप लिखें। इसी का हिंदी मैंने बता ही दिया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। ये किसी भी माध्यम का अनुपालन नहीं करता है और प्राय ये आप या रूमर्स के रूप में होता है। नुकसान बहुत होता है, तो आप जानते ही हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कह दिया कि नई मशीन आ गई, अब पुराने लोगों को छटनी कर दिया जाएगा, यहाँ रहेंगे नहीं, तो पता दूसरे दिन नई मशीन को भी डैमेज कर दिया। तो ये भी एक रूमर्स होता है कि पहले था, आज के 2001 या 99 और कंप्यूटर्स आ रहा था, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स आ रहा था। तो यहाँ के जो क्लर्क्स होते थे और जो टाइपराइटर पे काम करते थे वो रेसिस्ट करते, अरे हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन देखिए धीरे धीरे तो कंप्यूटर, ये टाइपराइटर तो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, कोर्ट कचहरी में भी तो उसमें तो हाँ से होता है। और सब तरह का कोर्ट में जाइए,
on any specific fact or problems among the member of any organization group community. General agreement on any specific fact or problem among the member of any organization, group or community is consensus. Is consensus. हिंदी में आप इसको लिख लें। किसी विशेष या समस्या पर, किसी विशेष सूचना या समस्या पर, किसी विशेष सूचना या समस्या पर किसी समूह, समुदाय, किसी समूह, समुदाय या संस्थान के सदस्यों की आपसी सहमति मतलब एक विचार, एक के बीच में आपसी सहमति को एक मत करते हैं, आपसी सहमति को एक मत करते हैं, यानी कंसेंसस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जल्दी जल्दी खत्म करना है भाई, चलिए जितना हो जाएगा, जल्दी नहीं।